31 मार्च 1922 को जर्मनी की कैपिटल से कुछ 70 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस पे एक फैमिली का कत्ल होता है। और सबसे अजीब बात, कातिल कत्ल के बाद 3 दिन तक उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं की किचन से खाना खाता है और उन्हीं के बिस्तर पर सोता है। मतलब कितना मेस्ड अप बंदा होगा यार वो, जो किसी को मारने के बाद उसकी बॉडी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। सो माय नेम इज बेतरतीब एंड मुझे ऐसी चीजें पढ़ने में, ऐसी चीजें जानने में अच्छा लगता है। जिस केस की बात आज कर रहे हैं वो केस आज तक जर्मनी की पुलिस एकेडमी में एक परफेक्ट कोल्ड ब्लड मर्डर के नाम से पढ़ाया जाता है और जाना जाता है। जर्मनी के इस फार्म हाउस में ग्रूबर फैमिली अपनी बेटी विक्टोरिया और उसके 2 बच्चों के साथ रहती थी। इस जगह को हिंटरकाइफेक के नाम से जाना जाता है। हिंटरकाइफेक बेसिकली एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब एक ऐसा एरिया जो शहर से थोड़ा सा दूर हो और सबसे अलग थलग भी हो। सो इस जगह को हिंटरकाइफेक कहते हैं और इस मर्डर को हिंटरकाइफेक मर्डर केस। ग्रूबर फैमिली में टोटल 5 लोग थे। सो एंड्रियस, उसकी वाइफ कैजिलिया, उसकी सेकंड वाइफ कैजिलिया, उसकी बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया के 2 बच्चे कैजिलिया और जोसेफ। कैजिलिया का नाम उसकी अपनी दादी पे रखा गया था। इन 5 लोगों के अलावा घर में एक मेड भी थी जो कि घर के कामकाज में हाथ बटाती थी। पर कत्ल से कोई 6 महीने पहले वो मेड काम छोड़ देती है, ये कहते हुए कि ये घर हॉन्टेड। इसकी एक्सप्लेनेशन वो ये देती है कि जब भी वो रात को सोती है तो उसे घर की छत से, स्पेशली एटिक से किसी के चलने की या किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो आवाज को चेक करने जाती है कि कौन था भाई, ये कहाँ से आवाज है। लेकिन जब वो एटिक में पहुंचती है उसे कोई नहीं दिखता। मतलब वो बिल्कुल खाली होता है, उसे वहां कोई नजर नहीं आता। वो ये कहती है और उस घर का काम छोड़ देती है। अब चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं और घर के हेड सर एंड्रियस के साथ भी कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। मार्च 2022 की एक शाम को सर एंड्रियस को अपने घर से एक ऐसा अखबार मिलता है, एक ऐसी कंपनी का अखबार मिलता है जिन्होंने कभी ऑर्डर तक नहीं किया। इनफैक्ट उनके पूरे घर में भी कोई अखबार पढ़ता तक नहीं था। इनिशियली उन्हें यही लगा कि शायद अखबार देने वाला गलती से अखबार यहाँ फेंक गया है इस कंपनी का, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उस एरिया में उस घर के अलावा कोई भी न्यूज़पेपर मंगाता तक नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग वहाँ इलिटरेट थे। कुछ ऐसा विलेज था वो जहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। अब कत्ल से करीब 1 हफ्ता पहले सर एंड्रियस अपने एक नेबर से मिलते हैं और उससे बात बताते हैं कि आज सुबह जब मैं वॉक पर निकला तो मैंने देखा कि जंगल से किसी आदमी के पैरों के चलने के निशान मेरे घर की तरफ आ रहे हैं और मेरे फार्म हाउस का लॉक भी टूटा हुआ। लेकिन जो बात एंड्रियस ने नोट नहीं की वो ये थी कि पैरों के निशान सिर्फ वहां तक आने के थे, वहां से जाने के नहीं। जैसे कोई जो आया हो वो अभी भी वहीं पे हो। ये सारी बातें ए टू जी उसका नेबर सुनता है और एक अच्छा इंसान होने के नाते उसे कहता है कि तुम टेंशन नहीं लो, आओ मिलके देखते हैं। लेकिन कुछ रीजन की बेस पर एंड्रियस उसकी मदद लेने से हिचकिचाता है और उसे साफ मना कर देता है। 31 जुलाई 1922 मारिया नाम की एक नई लड़की उस घर को एज अ मेड के तौर पे ज्वाइन करती है। ये जॉब उसे उसकी बहन ने दिलाई होती है। आज की जॉब का पहला दिन था, इसलिए उसकी बहन भी उसके साथ आती है, उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है, उसे घर का काम समझाती है और थोड़ी देर बैठने के बाद वहां से चली जाती है। मारिया को ये जॉब बड़ी मुश्किल से मिली थी। शी वॉज इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी। वो अपनी बहन के जाने के बाद उस घर का काम पूरी जिम्मेदारी से करती है और फिर सुकून से बैठ जाती है। वो अंदर ही अंदर खुश थी कि आज उसकी जॉब का पहला दिन था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जॉब का पहला दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। 4 अप्रैल 1922 मारिया को काम ज्वाइन किए करीब 4 दिन गुजर चुके हैं और इन 4 दिन में किसी को नहीं पता कि ग्रुपर फैमिली के साथ क्या हुआ। जहाँ 4 दिन का पीरियड ऐसा पीरियड है जहाँ नेबर्स में से किसी ने भी ग्रुपर फैमिली की किसी मेंबर को घर से बाहर आते नहीं देखा। मतलब किसी को नहीं पता उस घर में क्या हो रहा है। चलो एक एक करके देखते हैं क्या हुआ। 1 अप्रैल 1922 एक लोकल कॉफी सेलर फार्म हाउस पे आता है अपनी कॉफी बेचने। हर बार आता था, हर महीने आता था, उसका रूटीन का काम था। उसका बस ये काम था कि वो कॉफी दे और अपना ऑर्डर ले और वहां से चला जाए। वो काफी देर बाद इंतजार करता है कि कोई आए उससे बात करे, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आता तो अपना कॉफी सेलर जो है वो घर के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। उसे वहां एक विंडो नजर आती है और उस विंडो पर नॉक करता है कि कोई आए और उससे मिले। लेकिन जब कोई बाहर नहीं आता और वो फिर से चक्कर लगाने लग जाता है तो इस बार देखता है कि घर का फार्म हाउस की जो मशीन रूम है उसका दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन अपना कॉफी सेलर और इंटरफेयर नहीं करना चाहता और वो वहीं से वापस चला जाता है। 2 अप्रैल 1922 गिजेलिया अपनी 7 साल की गिजेलिया को स्कूल से एब्सेंट हुए बगैर किसी रीजन के 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, वो एक छोटा सा गांव था जहां हर इंसान दूसरे इंसान को जानता था। वहाँ एक चर्च था, लोकल चर्च। गांव में जितने भी लोग थे वो सभी सैटरडे संडे को चर्च में जाते थे अपनी वीकली प्रेयर्स करने के लिए। तो जितने भी लोग थे उन्होंने नोटिस किया कि इस वीक की जो प्रेयर है उसमें ग्लोबल फैमिली आई नहीं। तो हल्का सा कंसर्न हुए सारे, लेकिन सबने टाल दिया और अपने घरों को चले गए। 4 अप्रैल 1922 की सुबह को एक लोकल मैकेनिक फार्म हाउस पे आता है क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट था एंड्रियस के साथ। फार्म हाउस की कोई मशीन खराब हो गई थी, उसका काम था उसे रिपेयर करना 3-4 दिन पहले।
वो अपॉइंटमेंट थोड़ा लेट हो गया इसलिए 3-4 दिन बाद आया वो। वो घंटों इंतज़ार करता है बाहर फार्म हाउस के, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आता तो वो अपना काम शुरू करने लग जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स मशीन रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे लगा कि एंड्रयूस को पता है वो आ रहा है और इसलिए उसने दरवाज़ा खोला होगा। मैकेनिक अपना काम करता है इंजन ठीक करने का और ये काम वो करीबन 4 घंटे तक करता रहता है। इसके बाद नेबर्स जो हैं थोड़े से कंसर्न होते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं ग्रूबर फैमिली की तरफ कि जाओ देखो उनका फैमिली मेंबर कोई तुम्हें मिले तो हमें बताना। लेकिन जब बच्चे भी वापस आते हैं खाली हाथ, तो उस विलेज के जो 2-3 बड़े लोग हैं वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनकी फैमिली की तरफ चले जाते हैं, उनकी खैर-ओ-आफियत पूछने। वो बाहर जाते हैं, नॉक करते हैं, कोई बाहर नहीं आता, जिसके बाद दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। दरवाज़ा तोड़कर वो उनका नाम लेते हुए अंदर दाखिल होते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं कि कोई उनकी आवाज़ सुने, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। इस सब केओस में एक बंदा ऐसा होता है जिसे नज़र आता है कि जो फार्म हाउस का गोदाम है वो उसका दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ से एक रेड कलर का लिक्विड दरवाज़े से बाहर आ रहा है। वो बाकी लोगों की अटेंशन इस तरफ करवाता है कि वो देखो वो क्या है। लोग वहाँ देखते हैं और गोदाम की तरफ जाते हैं। गोदाम की तरफ जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो देखकर उनकी रूह काँप जाती है कि ग्रूबर फैमिली का हर मेंबर बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। और उनकी बॉडी एक दूसरे पर स्टैक करके रखी हुई है। एक पाइल की तरह सजा कर रखा गया है उसे। ये देख के लोग पैनिक कर जाते हैं। कुछ लोग बाहर की तरफ भागते हैं ताकि पुलिस को इन्फॉर्म किया जा सके और कुछ लोग घर के अंदर जाते हैं ताकि देख सकें कि कोई जिंदा है या नहीं या फिर किलर अभी भी अंदर हो या नहीं। जो लोग अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि उस घर की मेड मारिया जो कि 44 ईयर्स की थी और सबसे छोटा बेटा जोसेफ जो कि 2 महीने का था, वो दोनों अपने-अपने बिस्तर पर मरे पड़े हैं। उनका स्कल बुरी तरह से क्रश है और उनके बेड में चारों तरफ खून है। ये देखकर ऑफ कोर्स वो बहुत डर जाते हैं और वो भी बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर की तरफ जो ग्रुप पहले भागा था पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए, वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस वहाँ आती है और इस केस की सेवेरिटी, इसकी ब्रूटैलिटी को देखकर एक बार पुलिस भी हिलती है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस सीन हो गया। पुलिस आती है, देखती है, उनका पहला रिएक्शन डर का होता है और दूसरा रिएक्शन गुस्से का। गुस्से का रिएक्शन इसलिए क्योंकि उस क्राइम सीन पे जितने भी एविडेंस जो पुलिस की हेल्प कर सकते थे कातिल को पकड़ने के लिए या बता सकते थे कि वहां क्या हुआ, वो सब के सब टैंपर हो चुके थे। पुलिस को बुलाने के बाद और पुलिस के आने तक इस छोटे से टाइम पीरियड में वो फार्म हाउस लोगों से भर चुका था, इंसानों से भर चुका था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लाशों को उठाकर साइड पे रख दिया था, कुछ ऐसे थे जिन्होंने चीजों को इधर उधर कर दिया था और कुछ तो इवन ऐसे थे जिन्होंने उनकी किचन से जाकर खाना खाना शुरू कर दिया था। मतलब हाउ फक्ड अप योर मेंटालिटी कुड बी यार। तुम एक इंसान के घर में हो जहाँ 6 लोगों का मर्डर हुआ है, उनकी मदद करने के बजाय तुम अपनी चाय बनाने में पड़े हो, तुमने खाना बनाने में पड़े हुए हो। व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी कुड यू हैव? खैर, लाशों को वहाँ से उठाया जाता है, उसे ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है। लाशों की ऑटोप्सी होती है और पता चलता है कि एक मैटॉक मतलब एक कुल्हाड़ी, लेकिन उससे भारी चीज़, उससे घर की सभी मेंबर्स को मारा गया है। फोरेंसिक से एक और बात पता चलती है कि घर की सबसे छोटी बेटी कज़िलिया, वो उस कुल्हाड़ी के हमले के बाद भी जिंदा थी। जब कातिल बॉडीज़ को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर रहा था, एक दूसरे के ऊपर लटका रहा था, तो वो जिंदा थी। ज़ख्मी थी पर जिंदा थी। उसकी बॉडी सबसे नीचे थी। मतलब शी इज़ द फर्स्ट एवर विक्टिम। तो यार सोच के देखो, एक 7 साल की बच्ची, मतलब कुल्हाड़ी से तुमने उसका सारा खानदान खत्म कर दिया है, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन तुम उसे एक जगह बिछाकर उसके ऊपर उसकी सारी फैमिली की बॉडीज़ को रख रहे हो। उन बॉडीज़ का वेट, उनका ओवरऑल वेट इतना ज़्यादा था कि कज़िलिया का दम घुटने लगता है। वो बेचारी सफोकेट करने लगती है और सफोकेशन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो 7 साल की बच्ची अपने ही हाथों से अपने सर के बाल नोचने लग जाती है। उस चीज़ की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उस बेचारी का स्कल नज़र आने लग जाता है। उसके बाल उसके हाथ में होते हैं और उसका स्कल नज़र आने लग जाता है। मतलब इस लेवल की पेन से गुज़री है वो। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पहला काम जो पुलिस करती है वो थी मोटिव का ढूँढना। सबसे पहले वही मेन मोटिव कि पैसों की वजह से या डकैती की वजह से सब कुछ किया गया हो। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया गया। जबकि घर की तलाशी ली गई तो ऑफ कोर्स ग्रूबर फैमिली एक रिच फैमिली थी। घर की तलाशी ली गई तो एक हेफ्टी सम ऑफ मनी यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे एक जगह पे महफूज़ थे, उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया था। मतलब इस थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया कि पैसों की वजह से ऐसा कुछ किया गया हो। एक और बात जो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चली वो ये है कि कातिल कत्ल के बाद एटलीस्ट 3 दिन तक उस घर में रहा है। उसकी रीज़न ये थी कि काफ़ी ज़्यादा आई विटनेस इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि इवन कि उन्होंने 3 दिन तक ग्रूबर फैमिली के किसी मेंबर को घर से बाहर आते नहीं देखा, लेकिन उस घर के चिमनी से धुआँ
निकल रहा था। मतलब कोई था जो 3 दिन तक उसे स्मोक दे रहा था, उसे लकड़ियाँ दे रहा था ताकि वो जलती रहे। और जो चीज़ नोट की गई वो ये थी कि जब बॉडीज़ को डिस्कवर किया गया तो जितने भी पालतू जानवर थे घर के, उन सब के खाने के बर्तनों में खाना और पानी मौजूद था। मतलब ये बात तो ऑटोप्सी से कन्फर्म थी कि मौत 3 दिन पहले हो चुकी थी। अगर 3 दिन पहले मौत हो चुकी थी तो कौन था जो इन जानवरों को फीड करवा रहा था? अगर जानवरों को इतनी देर तक खाने को ना मिले तो ऑफ कोर्स वो मर जाएँगे ना। और एविडेंस जिस बात को सपोर्ट करते हैं वो ये है कि घर के जो व्हीट या ब्रेड स्टॉक्स थे, जो उन्होंने अपने खाने के लिए सेव किए हुए थे, वो सब कंज़्यूम हो चुके थे। इवन जो गोश्त उन्होंने स्टोर किया हुआ था अपने खाने के लिए, उससे भी एक बड़ा हिस्सा गायब था। जो कि इस बात को सपोर्ट करता है कि कातिल 3 दिन तक उन्हीं के घर में रहा है, उन्हीं के बिस्तर पे सोया है, उन्हीं के किचन से खाना खाया है, उन्हीं के जानवरों को खाना खिलाया है। यानी कि फुल कंफर्टेबल लाइफ उसने एन्जॉय किया 3 दिन तक उन्हें मारने के बाद। और इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि कातिल ने ये काम अचानक नहीं किया, इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। कातिल मेबी 3 से 4 दिन या इवन हफ्ता पहले, याद है वो फुटप्रिंट्स स्नो वाले? शायद वो कातिल के फुटप्रिंट्स थे जो उस घर में करीब 7 दिन तक रहा है, उसके एटिक में छुपकर। कातिल को सब पता था, घर के हर मेंबर की रूटीन, उसका नाम, उसकी पसंद-नापसंद और उसके हैबिट्स को। कत्ल की रात ऐसा हो सकता है कि कत्ल की रात कातिल ने मजबूर किया हो जानवरों को आवाज़ करने पर, जिसकी वजह से एक-एक करके घर के सभी मेंबर्स आते गए जानवरों को देखने और कातिल अपना काम करता गया, जिसकी वजह से सिचुएशन उसकी साइड पे रही। नहीं तो 1 डिवाइडेड बाय 5 कोई सीन ही नहीं बनता है। तो ये चीज़ हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। एक और स्टेटमेंट उनके नेबर्स ने दी थी, जो एक फार्मर था, वो कह रहा था कि वो कत्ल की रात को करीब 3 बजे के करीब अपने घर वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि जंगल की साइड पे 2 लोग अजीब से हुलिये में बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। तो जब उन लोगों ने फ़ील किया कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, तो उन्होंने अपना मुँह दूसरी तरफ कर लिया ताकि उनका चेहरा कोई देख ना सके, उनका चेहरा कोई पहचान ना सके। तो उस फार्मर के अकॉर्डिंग वही 2 लोग हैं जो इस कत्ल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब सस्पेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहला सस्पेक्ट जो कि तुम्हारा दिमाग घुमा देगा, उस बंदे का नाम है जो कि 3-4 साल पहले ही मर चुका था। सबसे पहला सस्पेक्ट है कार्ल ग्रूबर, कार्ल गैब्रियल सॉरी। कार्ल गैब्रियल बेसिकली हस्बैंड था विक्टोरिया ग्रूबर का, एंड्रियस का, क्या कहते हैं उसे? पता नहीं क्या कहते हैं। बेसिकली विक्टोरिया का हस्बैंड पहला सस्पेक्ट था, लेकिन विक्टोरिया के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान फ्रांस में। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए उन्हें कभी बॉडी मिली ही नहीं, व्हिच इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। वर्ल्ड वॉर 1 में जितने भी लोग थे, ज़्यादातर फौजी जो मरे हैं, उनकी बॉडी कभी क्लेम हुई ही नहीं। बॉडीज़ उनकी गायब हो गई थी या लापता हो गई थी या पहचानने के काबिल रही ही नहीं। तो जो इंटरेस्टिंग बात ये है वो ये कि कार्ल के मरने के बाद विक्टोरिया कंसीव करती है और जन्म देती है अपने 2 महीने के बेटे जोसेफ को। मशहूर है कि जोसेफ बेटा है विक्टोरिया का और एंड्रियस का। बात थोड़ी उस तरफ जा रही है, लेकिन हाँ, ऐसा ही है। इस चीज़ को कोर्ट में डॉक्यूमेंट भी किया गया था और विलेज के करीब हर इंसान को पता था इस बात के बारे में। एंड्रियस अपनी बीवी के मरने के बाद अपनी बेटी के साथ गलत काम करता था और विलेज के करीब हर आदमी इस बात को जानता था। काल के बारे में लोगों को तब पता चला जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई और फ्रांस ने जर्मनी के कुछ कैदियों को और फ्रांस से जर्मनी के कुछ कैदियों को छुड़ाया गया। उन कैदियों का कहना था कि उन्हें छुड़ाने वाला एक जर्मन स्पीकिंग सोल्जर था, जो कि खुद को हिटलर काइफेक का मर्डरर बताता था। जो आई विटनेसेस थे, जो कि कार्ल को जानते थे, उनके अकॉर्डिंग वो कार्ल था या कार्ल से मिलता-जुलता कोई शख्स था। एक और इंसान जो कि इस केस का सस्पेक्ट समझा जाता है, वो उनका अपना नेबर, ग्रूबर फैमिली का अपना नेबर लॉरेंस शॉल्टनबर्न लॉरेंस शॉल्टनबर्न था। वो सस्पेक्ट इसलिए था क्योंकि बॉडीज़ मिलने के बाद उसकी एक्टिविटी कुछ अजीब-सी थी। आपको याद है जब लोग अंदर गए थे तो ताला तोड़ कर गए थे और जब बॉडीज़ मिली, उसके बाद लॉरेंस घर के अंदर गया और उसने अंदर जाकर दरवाज़ा खोला एक चाबी के साथ। तो चाबी बिल्कुल वैसी चाबी थी जो ग्रूबर फैमिली से करीब 3 दिन पहले या 4 दिन पहले उनके घर से गायब हुई थी। उनके घर के दरवाज़े की चाबी थी जो कि लॉरेंस के पास थी, पता नहीं कैसे। लोगों ने लॉरेंस से पूछा कि तुम अंदर क्या करने गए थे? इवन कि लोग डर रहे थे कि शायद किलर अभी भी अंदर हो, लेकिन लॉरेंस अंदर गया। तो लोगों ने पूछा कि तुम अंदर क्या करने गए थे? उसके मुताबिक उसने जवाब दिया कि मैं अपने बेटे जोसेफ को देखने गया। मतलब क्या यार, कोई सेंस बनती है इस बात की? कोई भी कहीं से भी आ रहा है। एक और चीज़ जो लॉरेंस की सस्पेक्ट होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है, वो ये कि काफ़ी साल बाद जब पुलिस ने आई विटनेसेस से पूछा क्राइम सीन के बारे में कि क्राइम सीन कैसा था, तो उन सब में से ज़्यादा एक्यूरेट डिटेल लॉरेंस की से वो डिटेल्स पता थी जो या तो सिर्फ विक्टिम को पता हो सकती हैं या तो कातिल को। तो इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया गया
कि ये सस्पेक्ट होने की पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है। फार्म की एक पुरानी मेड जिसने 1920 से 1921 में वहाँ काम किया था, उसने भी एक सस्पेक्ट को नॉमिनेट किया कि मुझे इस बंदे पे शक है। वो था उस फार्म का एक पुराना वर्कर जिसका नाम था एंटोन। अब एंटोन के बारे में ये मशहूर है कि उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन वो कभी साबित नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो काम छोड़कर चला भी गया। लेकिन एंटोन के बारे में कुछ अजीब चीज़ें उसने ये बताई कि वो जब भी मेड रात को उठती थी, तो वो अक्सर नोट करती थी कि एंटोन बाहर खिड़की से, जब सब लोग सोए हुए हैं, रात खिड़की से बाहर किसी से बात कर रहा है। इवन घर का कुत्ता जो कि करीब हर एक इंसान पे भौंकता था, वो एंटन को देखकर चुप कर जाता था और उस पे चोरी का इल्ज़ाम भी था। उसके पास मोटिव भी था, वो एक सस्पेक्ट भी था, उसके पास विटनेस भी था, यानी कि ही इज़ परफेक्टली फिट फॉर द किलर प्रोफाइल। लेकिन और इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकी, क्यों? क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कमोबेश 64 साल तक जारी रही, लेकिन जो स्कल का सैंपल, कैज़िलिया स्कल का सैंपल जो कि लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, वो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से गायब हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है और उसका स्कल का सैंपल गायब हो जाता है, और ये चीज़ बाकी एविडेंस के साथ भी होती है। उस मर्डर के कुछ सालों बाद उस फार्म हाउस को मिटा दिया जाता है, उसे गिरा दिया जाता है, उसकी जगह एक मेमोरियल बना दिया जाता है उन 6 लोगों के लिए, ताकि उन्हें रिस्पेक्ट पे की जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि हाँ, उनके साथ गलत हुआ। 100 साल गुज़रने के बाद आज तक किसी को पता नहीं चला एग्ज़ैक्टली कि कातिल कौन था और उसके कत्ल करने का मोटिव था क्या? हाँ, डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, बट वो कितनी सही हैं, कितनी नहीं, ये खुद में एक मिस्ट्री है। कुछ इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बताते हैं, कुछ इसे सीरियल किलिंग बताते हैं, लेकिन आज तक जर्मन पुलिस अकेडमी में इस केस को एक परफेक्ट सीरियल किलिंग या कोल्ड ब्लडेड मर्डर के तौर पर नए आने वाले ऑफिसर्स को समझाया जाता है और बताया जाता है कि कत्ल कैसे हुआ, कातिल कहाँ छुपा होगा, उसका मोटिव क्या हो सकता है और उसने कैसे प्लानिंग की होगी, ये सारी चीज़ें और बहुत कुछ उनके माइंड ओपनिंग के लिए केस उन्हें बताया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, उनकी करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है। सो अगर ये केस तुम्हें अच्छा लगा तो इससे मिलता-जुलता एक और केस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, वो जाकर तुम देख लेना। तो अगले केस में मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, बेइज्जती वॉज हियर।